नमस्कार दोस्तों, एक बार फिर से आपका स्वागत है न्यूज प्लॉट के इस विशेष कार्यक्रम में। अभी तक हमने इलेक्टोरल प्लॉट सीरीज के तहत वोट चोरी पे चर्चा की है। अब चूंकि एक बार फिर से चुनावों का समय आ गया है, इसीलिए एक बार फिर से हम लौटते हैं द पॉलिटिकल प्लॉट की ओर और इस बार हम बात करेंगे बिहार विधानसभा चुनाव के। ये चैनल शुरू हुए लगभग 1 साल हो गए हैं और तब से हमने लगभग 5 चुनावों को कवर किया है और सभी चुनाव को एकदम अलग अलग एंगल से कवर किया है। तो बिहार चुनाव को भी हम एक अलग एंगल से करेंगे। अब बात करें बिहार की, तो वहां की राजनीति को एकदम कास्ट बेस्ड माना जाता है और अलग अलग कास्ट अलाइनमेंट इस तरह से बैठते हैं कि वहां के राजनीति को कभी कभी पॉलिटिकल कैलकुलस का नाम दिया जाता है। हाँ, जहां पूरे देश में राजनीति पॉलिटिकल अरिथमेटिक के बारे में जानी जाती है, वही बिहार में ये पॉलिटिकल कैलकुलस माना जाता है। और जहां अलग अलग जातियों की समीकरण कुछ इस तरह से परमुटेशन और कॉम्बिनेशन के थ्रू गुजरते हैं कि जो सामने नजर आता है असल में चुनाव एकदम उल्टा ही होता है। और इसी कारण से बिहार में अब तक जितने भी सर्वेक्षण हुए हैं लगभग सारे गलत ही निकलते हैं। लेकिन अगर दूसरी नजर से देखें तो बिहार उतना उलझा हुआ भी नहीं है। पिछले 20 सालों से लगभग 4 ही शख्सियतें हैं जो बिहार के पॉलिटिक्स को चला रहे थे। वहां के पूर्व मुख्यमंत्री लालू प्रसाद यादव, वर्तमान मुख्यमंत्री नीतीश कुमार, दिवंगत नेता रामविलास पासवान और सुशील कुमार मोदी। लगभग यही 4 लोग बिहार की राजनीति को पूरी तरह से चला रहे थे और इन्हीं के इर्द गिर्द कोई भी सोशल कोalition वहां बनता या बिगड़ता था। लेकिन अब पिछले 5 सालों में स्थिति एकदम बदल गई है। लालू प्रसाद यादव अब राजनीतिक रूप से निष्क्रिय हो गए हैं। नीतीश कुमार हालांकि अभी भी सक्रिय हैं, लेकिन शारीरिक और मानसिक रूप से इतने बूढ़े हो गए हैं कि अब आने वाले समय में वो बिहार की राजनीति को क्या कुछ दे पाएंगे उसके बारे में संदेह उत्पन्न होता है। रामविलास पासवान और सुशील कुमार मोदी तो अब हमारे बीच रहे ही नहीं और बिहार के साथ साथ इस पूरी दुनिया को भी छोड़कर चले गए। तो इस बार बिहार की राजनीति बदलने वाली है और वहां कई सारे युवा चेहरे निकलने वाले हैं। अब लालू प्रसाद यादव की बात करें तो उनके बेटे तेजस्वी यादव आगे आ रहे हैं। नीतीश कुमार अभी भी बने हुए हैं, लेकिन ऐसी बात चल रही है कि उनकी जगह हो सकता है एनडीए भी चुनावों के बाद कोई नया चेहरा पेश करे। हालांकि उसके बारे में हम थोड़ी देर बाद में बात करेंगे। इधर रामविलास पासवान की ओर देखें तो उनके बेटे चिराग पासवान वो सब कुछ हासिल करने की जिद में लगे हुए हैं जो उनके पिता कभी भी हासिल नहीं कर सके। रामविलास पासवान ने देश की राजनीति में बहुत कुछ हासिल किया, लेकिन बिहार की राजनीति में वो कुछ खास नहीं कर सके और एक बार तो उनको मुख्यमंत्री पद मिलने ही वाला था, फिर भी उसको छोड़कर चले गए। उसी तरह से अगर बीजेपी की बात करें तो वहां पे सम्राट चौधरी का उदय हुआ है। हालांकि व्यक्तिगत रूप से वो सुशील कुमार मोदी जितने बड़े नेता नहीं हो सकते हैं, लेकिन फिर भी इस समय बिहार के सबसे बड़े भाजपा नेता के रूप में वो तो उभर ही रहे हैं। लेकिन इन सब के बावजूद एक व्यक्ति अभी भी शीर्ष पर बना हुआ है और वो है बिहार के वर्तमान मुख्यमंत्री नीतीश कुमार। चाहे पक्ष हो या विपक्ष, हर कोई नीतीश कुमार की अहमियत को पहचानता है और यही कारण है कि इस चुनाव में भी उनकी अहमियत उतनी ही बनी हुई है। राजनीति में इस बार एक नया तड़का भी लगा है और प्रशांत किशोर की जन स्वराज पार्टी बड़े दमखम के साथ चुनाव लड़ रही है। इस तरह से देखें तो बिहार की राजनीति एक राजा यानी कि कुर्सी पर बैठा हुआ शख्स और उसकी गद्दी के 4 दावेदार प्रशांत किशोर, तेजस्वी यादव, चिराग पासवान और सम्राट चौधरी के बीच की है। और जब हम बिहार चुनाव की बात करेंगे तो इन्हीं शख्सियतों के बारे में एक एक करके चर्चा करेंगे और जब हम उस चर्चा का अंत करेंगे तो लगभग आपको बिहार की राजनीति समझ में आ जाएगी और बिहार की राजनीति जिन पायदानों से गुजर रही है उनके बारे में भी आप समझ सकेंगे और तब शायद आपको बिहार के चुनावों के बारे में थोड़ा सा अनुमान लगाने के लिए ज्यादा समझ मिलेगी। तो सबसे पहले शुरुआत करते हैं नीतीश कुमार के बारे में। अब नीतीश कुमार के बारे में जो हम बातें करने जा रहे हैं उसमें हम 2 प्रमुख बातों के बारे में बात करेंगे। सबसे पहले उनके ऊपर जो दल बदल का आरोप लगाया जाता है, जिसके कारण कभी कभी उनको पलटू चाचा या पलटू राम कहा जाता है अलग अलग गुटों के समर्थकों द्वारा, उसके बारे में बात करेंगे। और फिर हम बात करेंगे जो पिछले सालों में उन्होंने अपनी विश्वसनीयता खो दी है इसी पलटवाजी के कारण, उसके बारे में बात करेंगे। और साथ ही उसके आगे हम बात करेंगे कि क्या बिहार में नीतीश कुमार की आज भी वही साख बची हुई है जो आज से 5 या 10 साल पहले थी। अब नीतीश कुमार के ऊपर जो लोग पलटू चाचा या पलटू राम होने का आरोप लगाते हैं उनको ये सोचना चाहिए कि नीतीश कुमार कोई आज के राजनेता नहीं है। उनकी राजनीति आज से लगभग 35 साल पहले शुरू हो चुकी थी और साल 2013 में भाजपा के साथ अपना गठबंधन तोड़ने से पहले साल 1996 से 2013 तक लगभग 17 साल वो भाजपा के साथ ही बने रहे। तो अगर ये गठबंधन टूटा तो इसके पीछे कुछ ना कुछ तो वजह रही होगी और ऐसे ही कोई बेवफा नहीं होता। राजनीति में वैसे तो तमाम लोग पाला बदलते रहते हैं, लेकिन 17 साल तक किसी एक पार्टी के साथ रहने के बाद जो नीतीश कुमार ने अपना पाला बदला तो इसमें कुछ खास बात तो रही होगी। तो इसीलिए मैं आपको ले जाना चाहता हूं कुछ उन कारणों के तरफ जिसके कारण नीतीश ने उस समय यह फैसला लिया था भाजपा से अलग होने का।
दरअसल जब साल 2013 चल रहा था तो पूरे देश में राय फैल चुकी थी कि कांग्रेस पार्टी की हालत बहुत बुरी है, एंटी इनकम्बेंसी उसके खिलाफ बहुत है और मोदी के नेतृत्व में भाजपा सत्ता की ओर लगातार बढ़ रही है। अब नीतीश से मोदी को दिक्कत रही है, आप माने या ना माने, अब स्थिति भले बदल चुकी हो। पिछले 15-16 साल पहले नीतीश और मोदी के बीच की दरारें काफी थी और तब नीतीश ये मानते थे कि अगर भाजपा की तेज बढ़त को रोका जा सकता है, मोदी के नेतृत्व में अगर उसको सत्ता में आने से रोका जा सकता है तो उसके लिए कुछ न कुछ करना पड़ेगा। और अपनी इसी सोच के कारण नीतीश ने साल 2013 में भाजपा का अपना पिछला 17 साल पुराना गठबंधन तोड़ा। वो गठबंधन जिसके तहत वो 5 लोकसभा चुनाव और 4 विधानसभा चुनाव लड़ चुके थे और उन सब में उनको भारी सफलता मिली थी। इसीलिए अगर 2013 के गठबंधन के टूटने के कारणों की चर्चा करेंगे तो हम नीतीश को कुछ अच्छे से समझ पाए। दरअसल उस समय नीतीश के काफी करीब रहे कुछ लोगों ने मुझे बताया था कि उस समय नीतीश का ये सोचना था कि बिहार में उनकी छवि काफी अच्छी है, पिछले 5-7 सालों में उन्होंने काफी अच्छा काम किया है और उनके काम से प्रभावित कुछ लोग अगर उनके साथ जुड़ते हैं तो जेडीयू का जो अपना आधार वोट था अति दलितों और अति पिछड़ों के बीच, उसके साथ वो वोट जुड़ जाए और राज्य के करीब 17% मुसलमान अगर जुड़ जाए तो वो 30-32% वोट जेडीयू बहुत आसानी से पा जाएगी। और तब जब जैसा कि बिहार में तितरफा समीकरण बनता है उसके तहत अगर ये 30-32% वोट जेडीयू को मिल जाते तो वो 10 से 12 सीटें बड़ी आसानी से जीत जाती और तब हो सकता था कि उस साल नीतीश कुमार के पास ये वीटो आ जाता कि देश का प्रधानमंत्री कौन बनेगा। और हो सकता है कि उस साल भी भाजपा 230-240 के आसपास रह जाती, पूरी संभावना थी। अंतिम परिणाम में भाजपा 272 सीटों के आसपास ही थी और अगर थोड़ी भी ऊपर नीचे होती तो उस बार भी भाजपा 230-40 के आसपास ही रह जाती, जैसा कि नीतीश का सोचना था। तो अगर जेडीयू 10-12 सीटें जीतने में कामयाब रहती तो हो सकता था कि सत्ता की चाबी उस बार नीतीश और जेडीयू के हाथ में ही रहती। लेकिन जब बिहार के चुनाव हुए तो एकदम उल्टा हुआ। बिहार के मुसलमानों ने नीतीश का एकदम साथ नहीं दिया। अब इसकी बात करें तो मुसलमान बहुल किशनगंज सीट, जहां पे लगातार मुस्लिम सांसद ही चुने गए हैं पिछले 50 सालों में, वहां पे जदयू का उम्मीदवार सिर्फ 55,000 के आसपास वोट पाकर तीसरे नंबर पे रहा। अब नीतीश बिहार में विकास की राजनीति कर रहे थे, समाजवाद के पुरोधा बन रहे थे और साथ ही साथ सेक्युलरिज्म की रक्षा का भी प्रयास कर रहे थे, लेकिन फिर भी वोट किसको मिला? उस लोकसभा चुनाव में वोट किसको मिला? उस पार्टी को जो धार्मिक भावनाएं भड़काकर, हिंदू और मुसलमानों के बीच की भावनाएं भड़काकर वोट हासिल करने की कोशिश कर रही थी और साथ ही साथ उस गठबंधन को जो जाति आधारित बंटवारे के आधार पे भाजपा की राह रोकने की कोशिश कर रही थी। तो नीतीश का सांप्रदायिकता को रोकने के प्रयासों के ऊपर जो पहला मोहभंग था वो साल 2013 में ही हुआ और वहां से नीतीश के अपनी राजनीतिक सोच में एक बड़ा बदलाव आया और उस बदलाव के बारे में अब हम बात करेंगे इस वीडियो के आने वाले भाग में। मगर साल 2014 के लोकसभा चुनाव में मिली इस बड़ी हार के बाद भी नीतीश ने भाजपा और मोदी को रोकने के प्रति अपना जो संकल्प था उसको पीछे नहीं छोड़ा। उन्होंने जीतन राम मांझी को सत्ता सौंपी और ये उम्मीद करने लगे कि देश का जो विपक्ष है उनको एक बड़ी भूमिका सौंपेगा। जैसे साल 1989 में राजीव गांधी का सामना करने के लिए पूरा देश वीपी सिंह के पीछे खड़ा हो गया था, नीतीश कुछ वैसे ही उम्मीद कर रहे थे कि कांग्रेस पार्टी और तमाम अन्य विपक्षी दल उसके पीछे खड़े होंगे। लेकिन तब कांग्रेस ने अपनी तरफ से कोई पहल नहीं दिखाई और राज्य में भी हालात बिगड़ने लगे। उसके बाद भी नीतीश ने यह सोचा कि चलिए बिहार को फिर से जीत लेते हैं तो शायद ये लोग हमारे साथ आ जाएंगे। और ये भी सच्चाई थी कि अगर नीतीश वापस बिहार की राजनीति में नहीं आते, फिर से बिहार के मुख्यमंत्री नहीं बनते साल 2015 में, तो भाजपा वो चुनाव बड़ी आसानी से और बड़े बहुमत के साथ जीतती। उस समय पूरे महागठबंधन पे भाजपा को 4% की बढ़त मिली हुई थी और जब वो चुनाव खत्म हुआ तो भाजपा लगभग उसी अंतर से महागठबंधन के नीचे रही थी। तो अगर ये कुछ संभव हुआ, लगभग 8% का बदलाव आया कुछ ही महीनों में, तो इसी कारण से हुआ कि नीतीश ने भाजपा से लड़ने की हिम्मत जुटाई और बिहार के सारे मतदाताओं को गोलबंद किया। अब उस प्रयास के कारण भाजपा को अपनी सबसे बड़ी हार मिली 2015 के बिहार चुनाव में। और आज भी अमित शाह ये मानते हैं कि अगर उनके राजनीतिक जीवन की कोई सबसे बड़ी हार थी तो साल 2015 के बिहार चुनाव की हार थी। नीतीश ने एक बार फिर साबित किया कि अगर मोदी और भाजपा को हरा सकता है तो वो नीतीश कुमार ही है, लेकिन बाकी विपक्ष उसके बाद भी इस चीज को स्वीकार करने के लिए तैयार नहीं था और इसी कारण से नीतीश के मन में खटास आनी शुरू हुई। लेकिन अपने इस एकतरफा प्रयास से नीतीश का तब एकदम से मोह भंग हुआ जब साल 2017 में भाजपा ने उत्तर प्रदेश में काफी बड़ी जीत हासिल की। उस समय कांग्रेस, समाजवादी पार्टी सब एक साथ आ गए थे, लालू की पार्टी भी उनकी मदद कर रही थी। उसके बावजूद भाजपा ने उत्तर प्रदेश में बड़ी जीत हासिल की और जैसा कि हम लोग सब लोग जानते हैं कि उत्तर प्रदेश को जीतने वाला अक्सर दिल्ली के चुनाव में जीत ही जाता है।
उस समय नीतीश को लगा कि अगर अभी वो महागठबंधन के साथ बड़े रहेंगे, उस महागठबंधन के साथ जिसमें उन्हें कोई बड़ी भूमिका नहीं दी जा रही है, तो हो सकता है कि 2019 के चुनाव में भाजपा उससे भी बड़ा बहुमत लेके आए और फिर बिहार का विकास रुक जाता। अगर केंद्र सरकार एकदम से बिहार के खिलाफ हो जाती तो 2019 से लेकर 2024 तक का विकास बिहार के लिए एकदम रुक जाता, और तब नीतीश ने अपने दूसरे आइडिया यानी कि बिहार के सर्वांगीण विकास वाले आइडिया को बचाने के लिए भाजपा और मोदी के सामने एक तरह से आत्मसमर्पण कर दिया। हालांकि उन्होंने अपनी शर्तों पे ही वो गठबंधन बनाया, फिर भी एक तरह से 2013 में जिस विचारधारा के आधार पर भाजपा से अलग हुए थे, उसकी तिलांजलि देते हुए 2017 में एक बार फिर से वो भाजपा के साथ आ जुटे। साल 2017 में महागठबंधन से अलग होकर भाजपा के साथ उन्होंने सरकार में आने में जो तेजी दिखाई, और जैसे ही सरकार गिरने के 8 घंटों के अंदर ही फिर से दोबारा मुख्यमंत्री बन गए, उसको नीतीश अपने जीवन की सबसे बड़ी समरसौट मानते हैं, और इसी कारण पूरे देश में उनका पलटू राम वाला जो नाम है वही से चल पड़ा। 2017 में उन्होंने जो पलटबाजी मारी थी, उसके अगर व्यापक परिणामों की बात करें तो साल 2019 में जब लोकसभा चुनाव हुए तो एनडीए गठबंधन बिहार की 40 में से 39 सीटें जीत गया, और भारतीय जनता पार्टी पूरे देश में 300 सीटें जीती और एनडीए को 360 के आसपास सीटें मिली। यानी कि नीतीश जानते थे कि उनके जाते ही पाला पलटने वाला है, लेकिन विपक्ष इस बात को जानता नहीं था। दूसरी तरफ भाजपा भी नहीं जानती थी। साल 2019 में इतनी बड़ी जीत भाजपा को मिली, इसमें नीतीश का भी योगदान था। इसके बावजूद भाजपा ने उस चुनाव के बाद नीतीश की अनदेखी करनी शुरू कर दी। अब भाजपा ने जो उस चुनाव के बाद जब केंद्रीय मंत्रिमंडल का गठन किया तो जेडीयू को सिर्फ एक कैबिनेट की सीट ऑफर की गई। अब ये एक कैबिनेट की सीट का ऑफर उतना ही बड़ा था जितना कि शिरोमणि अकाली दल को दिया गया था, जिसके पास पंजाब से सिर्फ 2 ही सांसद थे। अब ऐसा नहीं था कि भाजपा के पास बिहार से आने वाले इतने बड़े नेता थे जिनको वो कैबिनेट में शामिल करती, और अगर फिर जदयू के नेताओं को शामिल कर ले जाता तो संतुलन बिगड़ जाता। जैसा कि हम आपको आगे बताएंगे किसी और वीडियो में, भाजपा के सामने वैसे ही बिहार में प्रतिभाओं की कमी है, और कैबिनेट में शामिल करके तो वो वहां की इकाई को और धीमा कर देती है। उसके बावजूद अगर नीतीश को उस कैबिनेट में सिर्फ एक पोस्ट ऑफर की गई तो इस कारण से नहीं था कि भाजपा राजनीतिक रूप से जदयू को समायोजित नहीं करना चाहती थी, बल्कि वो इस कारण से था कि भाजपा नीतीश को उनकी राजनीतिक खासियत दिखाना चाहती थी। तो अगर आप किसी व्यक्ति के साथ ऐसा व्यवहार करेंगे तो उस गठबंधन के टिके रहने की कितनी संभावना बनेगी, खासकर तब जबकि उस गठबंधन का शीर्ष नेतृत्व यानी कि मोदी और अमित शाह के साथ नीतीश के वैचारिक मतभेद अभी भी 2013 की तरह ही बने हुए थे। और इसी कारण से नीतीश एनडीए में रहते हुए भी लगातार बेचैनी महसूस कर रहे थे। उनकी जो ओरिजिनल सोच थी यानी कि मोदी और भाजपा को हराने और उनका दिल्ली से उन्हें सत्ता से हटाने के प्रति जिनका उनका संकल्प था, वो भी अब उनके अंदर जिंदा था, और कहीं ना कहीं वो एक और मौके की तलाश कर रहे थे। और इसी कारण से साल 2022 में उन्होंने फिर से एक बार भाजपा का साथ छोड़ने का फैसला किया। इस बार भी वो पहचान चुके थे कि भाजपा के खिलाफ जो एंटी इनकम्बेंसी है वो धीरे धीरे बढ़ती जा रही है। उत्तर प्रदेश विधानसभा चुनावों के दौरान समाजवादी पार्टी को अच्छी खासी सीटें मिली और भाजपा की सीटें घटी। तो अब नीतीश ये मानते थे कि अगर फिर से प्रयास किया जाए तो भाजपा को दिल्ली की सत्ता से हटाया जा सकता है, और इसी कारण से एक बार फिर वो वापस गए महागठबंधन में और ये प्रयास किया कि एक देश भर में एक नया सोशल कोalition बनाया जाए। नीतीश ये जानते थे कि जिस कास्ट से वो आते हैं, कुर्मी, कोयरी, पटेल समाज कह सकते हैं, तो उत्तर प्रदेश, बिहार, झारखंड, मध्य प्रदेश, छत्तीसगढ़, इन 5 राज्यों में अच्छा खासा प्रभावी है। और अगर इस समुदाय के किसी नेता को प्रधानमंत्री के रूप में प्रोजेक्ट किया जाए तो ओबीसी समाज का एक बड़ा धड़ा जो उस समय भाजपा के साथ खड़ा था, हो सकता था कि महागठबंधन के पीछे आ जाता और फिर महागठबंधन बड़ी मतों से जीत जाता। और इसी कारण से उन्होंने इंडिया ब्लॉक के गठन का जो विचार था वो लालू प्रसाद यादव के साथ शेयर किया, और फिर इसको सोनिया गांधी और राहुल गांधी के साथ शेयर किया गया। और ऐसा धीरे धीरे लगने लगा कि जब इंडिया ब्लॉक के रूप में एक बड़ा राजनीतिक समूह बन रहा है वो भाजपा और मोदी का मुकाबला कर पाएगा। मोदी और अमित शाह को हराने की अपनी काबिलियत वो पहले ही साबित कर चुके थे और इसमें किसी को शक नहीं होना चाहिए था। फिर भी कांग्रेस को इससे ऐतराज रहा और इस बार भी उन्होंने नीतीश को इंडिया ब्लॉक का नेता नहीं बनाया। हालांकि इस बार हम ये भी देख रहे थे कि इस बार कांग्रेस नीतीश को नेता बनाने के प्रति जितनी अनुचित थी उससे भी ज्यादा आनाकानी इस बार राजद कर रही थी। और मेरे कई समर्थकों का यह मानना है कि नीतीश के राह में जो उस समय सबसे बड़ी टंगड़ी आई वो राजद और लालू प्रसाद यादव नहीं आई। अब उसका कितना बुरा परिणाम राजद को भुगतना पड़ा उसके बारे में हम आगे कभी और बात। साल 2023 के अंत आते आते तक नीतीश एक बार फिर से उसी मुकाम पे खड़े हो गए जब वो 2019 में जहां पे खड़े थे। एक बार फिर से उनको लगने लगा कि अगर वो फिर से इसी पचड़े में फंसे रहेंगे, इंडिया ब्लॉक के साथ ही रहेंगे, तो भाजपा एक बार फिर से केंद्र का चुनाव जीत जाएगी।
अगले 5 साल 2029 तक उनको एक बार फिर से दिल्ली में एक ऐसी सरकार का सामना करना पड़ेगा जिसको बिहार के विकास में कोई इंटरेस्ट नहीं है और बिहार के विकास के प्रति अपने पूर्ण समर्पण के कारण एक बार फिर से भाजपा के साथ चले गए। अब कुछ लोगों को लग सकता है कि नीतीश सत्तारूढ़ थे, लेकिन नीतीश को उससे क्या फर्क पड़ता था। नीतीश तो बिहार के मुख्यमंत्री महागठबंधन के साथ भी रह सकते थे और नीतीश बिहार के मुख्यमंत्री मोदी के साथ भी रह सकते हैं। इसीलिए नीतीश को अपने मुख्यमंत्री तो पद से कोई फर्क नहीं पड़ता था। उनकी ये चाह थी कि अगर केंद्र से मोदी को हटाकर इंडिया ब्लॉक को लाया जाएगा तो बिहार और दिल्ली में एक ही तरह की सरकार होगी। अगर वो मोदी के साथ रहते हैं और भाजपा चुनाव जीतती है तो भी पटना और दिल्ली में एक ही तरह की सरकार होगी। और नीतीश इसी कोशिश के तहत साल 2024 में फिर से भाजपा के साथ आ गए और उसका अंतिम परिणाम आपने सबने देखा। जितनी मुश्किल से भाजपा जीती, अगर नीतीश भाजपा के साथ नहीं होते तो शायद भाजपा इस समय 220-25 के आसपास ही रहती और इंडिया ब्लॉक 300 के ऊपर रहता। क्योंकि कांग्रेस ने और राजद ने तब भी नीतीश के नेतृत्व को नहीं स्वीकार किया, उनकी प्रतिभा को नहीं पहचाना। तो अब वैसे में नीतीश का उस गठबंधन में क्या काम जो उन्हें जीत की गारंटी दे ही नहीं सकता, और भाजपा के साथ वो क्यों नहीं जाए जो हमेशा उनको वो हर पद देने के लिए तैयार है जो वो चाहें। सिर्फ प्रधानमंत्री का पद उनकी पहुंच में नहीं है, इसके अलावा नीतीश को भाजपा हर पद दे सकती है और वही ऑफर उनको इंडिया ब्लॉक की तरफ से भी मिलता था। तो फिर वैसे में नीतीश उस गठबंधन में क्यों बने रहे जिसकी अपनी सोच क्लियर नहीं है, जिसका अपना विजन क्लियर नहीं है, जिसके पास अपना नेता तक भी नहीं है। तो नीतीश के पलटवार बनने के पीछे नंबर 1 वजह तो ये है। दूसरी तरफ कुछ लोगों का मानना है कि नीतीश ने ऐसा करके जल्दबाजी की। अगर वो इंडिया ब्लॉक में ही बने रहते तब भी हो सकता था कि इंडिया ब्लॉक जीत जाता और चुनावों के बाद नीतीश के नेतृत्व में के बारे में कुछ हिसाब किताब किया जा सकता था। लेकिन जैसा कि पहले से पता था, ममता बनर्जी, राहुल गांधी, लालू प्रसाद यादव और दक्षिण के भी कुछ बड़े नेता नीतीश को नेता मानने के लिए एकदम से तैयार नहीं थी। तो ऐसा मान लेना कि चुनाव के बाद नीतीश नेता बन जाते एकदम से बेवकूफी होती। इसके अलावा सामाजिक सुधारकों का एक धड़ा यह भी कहता है कि नीतीश की सेकुलरिज्म के प्रति प्रतिबद्धता है, उसी पर प्रश्न चिन्ह लगाना चाहिए। क्योंकि अगर उनको सेकुलरिज्म के प्रति इतना ही लगाव है तो भाजपा के साथ बार बार क्यों चले जाते हैं। वो अगर इसी गठबंधन में बने रहें तो कम से कम उनकी साख तो बनी रहेगी। तो उन लोगों को मैं ये जवाब देना चाहता हूं कि साल 2013 में नीतीश कुमार ने अपने जीवन का सबसे बड़ा खतरा लिया था और एक विजयी गठबंधन को छोड़कर एक ऐसे चुनाव परिणाम की अपेक्षा की थी जिसकी संभावना एकदम कम थी। लेकिन तब क्या उनको मुसलमानों का साथ मिला, तब क्या उनको सेकुलर वोटों का साथ मिला। तो एक बड़े चुनाव को जीतने के लिए सेकुलरिज्म का मुद्दा जितना खोखला है उसको नीतीश कुमार साल 2013 में ही पहचान गए थे और आप उनसे बार बार वही गलती दोहराने की उम्मीद नहीं कर सकते। बाकी लोगों को भी सोचना पड़ेगा। नीतीश कुमार ने जो किया वो किया, लेकिन उनके पलटवार बनने के पीछे बाकी लोगों का जो योगदान है उसके बारे में तो उनको भी सोचना ही पड़ेगा। दरअसल पूरा सच तो ये है कि नीतीश ही वो शख्स है जो जब भी पाला बदलने की कोशिश करते हैं धोखा उनको ही मिलता है। वो भाजपा और राजद की तरफ दो अलग अलग कारणों से जाते हैं। जब भी वो राजद के पास वापस जाते हैं तो उनका ये सोचना होता है कि राजद ने अपनी पिछली गलतियों से सबक सीखा होगा और अब वो गलतियां नहीं दोहराएगा, जिसके कारण पूरे हिंदी बेल्ट में, हिंदी पट्टी में या काऊ बेल्ट जो भी कहें, समाजवादी ब्लॉक को इतनी बड़ी मुसीबत का सामना करना पड़ा है और उसकी उतनी बदनामी हुई है। लेकिन राजद जब भी नीतीश कुमार के साथ मिलकर सत्ता में आता है वो अपनी फिर से पुरानी गलतियों को दोहराना लगता है। दरअसल बिहार में बड़े अफसरों की ट्रांसफर और पोस्टिंग एक ऐसा मामला है जिससे आप सब वहां के सत्ता के केंद्र में बने रह सकते हैं और पूरी सत्ता की चाबी आपके हाथ में रहेगी। लेकिन जब भी राजद सरकार में आता है उसकी कोशिश यही रहती है कि यह चाबी नीतीश कुमार से छीनकर वो अपने हाथ में ले ले और इसी कारण से नीतीश कुमार हर बार नाराज हो जाते हैं। मेरे अपने को सूत्र बताते हैं कि साल 2016 में भी लालू प्रसाद यादव ने यही गलती की थी और साल 2022 में भी उन्होंने यही गलती की थी और दोनों बार उन्होंने व्यक्तिगत रूप से कुछ बड़े अफसरों के ट्रांसफर को प्रभावित करने की कोशिश की और इसी कारण नीतीश ने उनका साथ छोड़ने का फैसला किया। इसके अलावा जब भी राजद सत्ता में आती है तो वहां अपराध बढ़ता है और साथ ही साथ ऐसे लोगों का साथ मिल जाता है सरकार को जिनके साथ वो रहना नहीं चाहते। अब पिछले ही बार जैसे ही महागठबंधन की सरकार बनी तो उसमें एक ऐसे व्यक्ति को मंत्री बना दिया गया जिस पर हत्या और अपहरण के आरोप चल रहे थे और इसके बावजूद लालू प्रसाद की राजद ने उनका नाम दिया और शपथ ग्रहण करने के कुछ ही घंटों के बाद उनको अपने पद से इस्तीफा देना पड़ा। तो भला ऐसे लोगों के साथ नीतीश क्यों बने रह सकते हैं। उसके साथ ही इस बार तो राजद ने एक और अलग रुख दिखाया था। इस बार जैसे ही सरकार बनी राजद के दो मंत्रियों खासकर सुधाकर सिंह
और प्रोफेसर चंद्रशेखर ने नीतीश के ऊपर व्यक्तिगत रूप से हमले करने शुरू कर दिए। अब तेजस्वी की पब्लिक रूप से यही पोस्टरिंग थी कि वो तो नीतीश को अपना चाचा मानते हैं, अपना संबंधी मानते हैं, अपना बड़ा मानते हैं और हमेशा उनके सम्मान की रक्षा करेंगे। लेकिन भला बताइए, ऐसा कौन सा भला शख्स होगा जो अपने ही घर के किसी बड़े व्यक्ति को, अपने चाचा को गाली देने के लिए अपने समर्थकों द्वारा किए गए प्रयास को तब तक सहता रहेगा जब तक कि उनका बड़ा नेता उसके खिलाफ न बोले। तो फिर वैसे में महागठबंधन ज्यादा इतने समय तक भी चल गया तो उसको नीतीश की सदाशयता ही मानिए, इसके पीछे और कोई कारण नहीं है। दूसरी तरफ नीतीश जब भी भाजपा की तरफ वापस जाना चाहते हैं तो उनको उसी पुराने भाजपा की याद आती है जो अटल बिहारी वाजपेयी और अडवाणी जी के समय की थी। उस समय की भाजपा और एनडीए एकदम सौम्य थी। उस समय के तमाम मुख्यमंत्री, चाहे वो भाजपा के हों या सहयोगी दलों के हों, उनको बड़ी छूट मिलती थी और अपने अपने हिसाब से काम कर लेते थे। लेकिन अब जब भी नीतीश मोदी और अमित शाह की भाजपा के साथ काम करना चाहते हैं तो वो उनको अपना पूरा नियंत्रण बनाना चाहते हैं और दिल्ली से ही पटना की सरकार चलाना चाहते हैं। वैसी हालत में भी नीतीश हमेशा नाखुश रहते हैं। उनको ये नहीं भाता कि उनके ऊपर कोई दबाव डाले और इसी कारण से वो भाजपा के साथ भी घुटन महसूस करते हैं और इसी कारण से 2 बार अगर सरकार टूटी तो उसके पीछे भी इसका यही कारण था। अब भाजपा व्यक्तिगत तौर पर भी नीतीश का अपमान करती है। 2019 वाला उदाहरण मैंने आपको पहले ही बता दिया कि कैसे केंद्रीय मंत्रिमंडल में सिर्फ 1 सीट देकर जदयू को भगाने का पूरा प्लान पहले ही बना लिया गया था। अब इस बार की बात करें, साल 2024 की बात करें तो भाजपा को पिछली बार से करीब 60-70 कम सीटें मिली हैं और उसके बावजूद केंद्रीय मंत्रिमंडल में भाजपा का ही दबदबा बना हुआ है। इस बार जदयू को सिर्फ 2 सीटें दी गई हैं। वैसे तो उन 4 सीटें मांग रहे थे और 12-13 सांसदों के साथ उनका 4 सीटों पे दावा भी बनता है, लेकिन फिर भी उनको 2 सीटें दी गई हैं और इस बार भी महत्वपूर्ण फैसलों में जदयू की राय कभी नहीं ली जा रही है। तो अगर ऐसे में एक बार फिर से नीतीश भाजपा से अलग होने का फैसला करते हैं, क्या इसमें सिर्फ नीतीश का ही दोष होगा? क्या सिर्फ वही पलटमार होंगे? क्या वही पलटबाज होंगे? भाजपा और राजद उनके साथ जो करती है उसके बारे में संज्ञान क्यों नहीं लिया जाता? उसके बारे में बातें क्यों नहीं ली जाती है? नीतीश जैसा व्यक्ति जो हमेशा लोगों के साथ वफादार और सदाशय बनाने की कोशिश करता है, उसको अगर पलटमार की उपाधि दी जाती है तो उसके बाकी कारणों पर भी विचार करना पड़ेगा और बिहार की जनता हमेशा करती है। बिहार की जनता हमेशा करती है और इसी कारण से जदयू और नीतीश आज भी बिहार में प्रासंगिक बने हुए हैं। इसके साथ ही नीतीश पे आरोप हमेशा लगता है कि वो जो हमेशा ये बात कहते रहते हैं कि वो क्राइम, कम्युनिज्म और करप्शन के साथ समझौता नहीं करेंगे, उसके साथ वो हमेशा धोखा ही करते हैं और भाजपा के साथ जाते हैं तो कम्युनिज्म को बढ़ावा मिलता है और राजद के साथ जाते हैं तो क्राइम को बढ़ावा मिलता है। भाजपा के कुछ लोग बताते हैं कि 2010 के चुनाव में राष्ट्रीय जनता दल 22 सीटों में सिमट गया था और अगर साल 2015 में नीतीश ने राजद के साथ गठबंधन नहीं किया जाता तो वो 85 सीटें नहीं पाती और बिहार के राजनीति में करीब करीब अप्रासंगिक हो जाती। और इसीलिए बिहार में अगर क्राइम वापस आया है, अगर अपराध वापस आया है तो इसके लिए नीतीश जिम्मेदार है। उसी तरह से राजद समर्थक कहते हैं कि देश में अगर कम्युनिज्म बढ़ा है, सांप्रदायिकता बढ़ी है और भाजपा की ताकत बढ़ी हुई है तो उसके लिए भी नीतीश ही जिम्मेदार है। नीतीश और जॉर्ज फर्नांडिस ने साल 1996 में भाजपा को तब देश की राजनीति में प्रासंगिक बनाया जब कोई उसके साथ जाने के लिए तैयार नहीं था और देश में लगभग अछूत सी मानी जाती थी। उस समय जब नीतीश और समता पार्टी उस समय की भाजपा के साथ जुड़ी तभी वो जाके वो प्रासंगिक बनी और जब 110 सीटें जीतने वाली भाजपा साल 2019 में 300 सीटें जीती तो उसके पीछे भी बहुत सारे लोग नीतीश कुमार का ही हाथ देख रहे थे। लेकिन मैं यहाँ पे भी स्पष्ट कर देना चाहता हूँ कि सिर्फ नीतीश कुमार के कारण संभव नहीं हुआ और इसके लिए मैं आपको समय काल में थोड़ा पीछे ले जाना चाहता हूँ, एकदम पीछे, जहाँ लालू प्रसाद यादव और नीतीश कुमार के बीच पहला बिलगाव शुरू हुआ था। दरअसल साल 1993 की बात है जब पटना में कुर्मी चेतना रैली का आयोजन हुआ था। उस रैली में एक बड़ी भीड़ उमड़ी और नीतीश कुमार उस रैली में पहले नहीं जाना चाहते थे लेकिन बाद में उनको जाना पड़ा और यहीं से नीतीश कुमार और लालू प्रसाद यादव के बीच स्प्लिट शुरू हुआ। अब उस बदलाव के पीछे भी, उस स्प्लिट के पीछे भी एक बड़ा कारण था। उस समय बिहार 2 भाग में बटा हुआ था, दक्षिण बिहार जिसे आज झारखंड के नाम से जानते हैं और उत्तर बिहार जो अभी का बिहार है। और दक्षिण बिहार में कुर्मियों की एक बड़ी अच्छी खासी संख्या थी। वहां के कुर्मी पहले ही से ही भाजपा की तरफ झुक रहे थे। बिहार के कुर्मी जो इस बात से लगातार नाराज हो रहे थे कि बिहार में जो लालू प्रसाद के अंदर जनता दल की सत्ता बनी है उसके तहत जो भी मलाई वाले काम है वो सारे यादवों को मिल रहे हैं और कुर्मी अपने आप को एकदम उपेक्षित महसूस कर रहे हैं। उधर उत्तर प्रदेश में कल्याण सिंह के नेतृत्व में भाजपा एक बड़ा अच्छा पिछड़ा नेता ला चुकी थी और इसी कारण से बिहार के पिछड़ों का झुकाव भी धीरे धीरे भाजपा की तरफ होता जा रहा था। इसी कारण से नीतीश ने
उस समय के जनता दल से अलग होने का फैसला लिया और समता पार्टी बनाई। उस साल समता पार्टी ने बिहार की लगभग 200 सीटों पर चुनाव लड़ा, करीब 5 से 5.5% के आसपास वोट आए। मेरे कुछ सूत्र अभी भी मुझे लगते हैं कि अगर उस समय नीतीश ने जनता दल से अलग हटकर समता पार्टी का गठन नहीं किया होता तो कुर्मी वोटों का एक बड़ा हिस्सा भारतीय जनता पार्टी को मिलता और तब उस चुनाव में जो भाजपा ने जो 41 सीटें बिहार में हासिल की थी उनकी संख्या 65 से ऊपर होती और 324 सदस्यीय विधानसभा में उस समय का जनता दल अल्पमत में हो जाता और उसकी 30 से 35 सीटें ही मिलती। नीतीश के कारण ही बिहार के उस समय के वोटों में बिखराव हुआ और उसको 5.5% जो वोट मिले उसी कारण से उस समय की जनता दल जो आज राष्ट्रीय जनता दल मानी जाती है उसको 167 सीटें मिली और अभी तक का वो बिहार चुनाव में उसका बेस्ट परफॉर्मेंस था। तो अगर देश भर के सांप्रदायिक उन्माद वाले उस दौर में भारतीय जनता पार्टी को बिहार में किसी ने रोका या रोकने की कोशिश की तो सबसे पहली पहल वो नीतीश कुमार ने ही की। लेकिन उस चुनाव के बाद ही नीतीश कुमार को यह पता चल गया कि लालू प्रसाद यादव और भाजपा दोनों को बिहार की सत्ता से दूर रखने के लिए अगर रोकना है तो उसके लिए नीतीश की अपनी शक्ति काफी नहीं होगी और उनको किसी न किसी के समर्थन का आसरा तो होगा ही। उस समय लालू प्रसाद यादव एक बड़ी शक्ति बन चुके थे और नीतीश के प्रति तो एक तरह से वो घृणा भाव ही रखते थे। इस कारण से लालू प्रसाद यादव के जाना तो तब संभव नहीं था, तब उन्होंने भाजपा के साथ जाने का विकल्प चुना जो उस समय छोटी पार्टी थी बिहार में और जिसको नीतीश अपने अंदर रख सकते थे। जब तक नीतीश बिहार में पूरी तरह से सक्रिय रहे भाजपा कभी भी वहां नंबर 1 की पार्टी नहीं बन सकी, एनडीए के अंदर भी नहीं बन सकी, हमेशा वो नंबर 2 की पार्टी बनती थी। वहां की जो 40 सीटें थी उसमें से भाजपा 16 ही लड़ती थी और विधानसभा चुनाव में तो 100 से भी कम सीटें लड़ा करती थी। इसीलिए बिहार में लालू प्रसाद यादव भाजपा दोनों को सत्ता में आने से रोके रखने का जो काम अगर संभव हो पाया है तो वो नीतीश के कारण ही संभव हुआ है। अब पिछले 15 सालों का ही इतिहास उठाकर देख लीजिए, नीतीश अगर लालू प्रसाद यादव के साथ नहीं जुड़ते, साल 2015 में नहीं जुड़ते तो भाजपा सत्ता में आ जाती। अगर साल 2015 से साल 2020 लगातार महागठबंधन का ही कार्यकाल रहता तो उस समय की सरकार इतनी बुरी तरह से काम कर रही थी कि 5 सालों में उसकी बड़ी बदनामी हो जाती और साल 2020 में भारतीय जनता पार्टी को इतना बड़ा बहुमत मिला जितना कि साल 2017 में उसने उत्तर प्रदेश में पाया था। लेकिन तब उन्होंने बीच में ही राजद के साथ अपना गठबंधन तोड़ दिया और भाजपा के साथ आ गए। तो जो थोड़ी बड़ी एंटी इनकम्बेंसी थी वो भाजपा के साथ चली गई। 2020 में राजद एक बार फिर से राज्य में उतनी लगभग सीटें पा सका जितनी उसने 2015 में पाई। अब 2020 और 25 के बीच भी वही खेल हुआ है। पहले भाजपा के साथ नीतीश का गठबंधन था, फिर राजद के साथ गठबंधन हुआ और फिर से भाजपा के साथ गठबंधन हो गया। अब बिहार की स्थिति ऐसी है कि पिछले 5 सालों में वामपंथी दलों को छोड़ दिया जाए तो बाकी सारी पार्टियां कभी न कभी सरकार में रही है और कोई भी बिहार की बदहाली के लिए एक दूसरे को दोष नहीं दे सकता और एंटी इनकम्बेंसी का हिस्सा सब में थोड़ा थोड़ा बट रहा है। तो इसी कारण से अगर आपको बिहार में नीतीश और उनकी सरकार के खिलाफ कोई एंटी इनकम्बेंसी लहर नहीं देखने को मिल रहा, ये भी है कि नीतीश ने सब पार्टियों को काट छाट कर बराबर रखा हुआ है और उनके कारण ही क्राइम जिसका बिहार में सिंबल राजद है और कम्युनिज्म जिसका बिहार में सिंबल भाजपा है तो दोनों ही सत्ता में नहीं आ पाई। तो इस वीडियो को देखने के बाद आप ये समझ ही गए होंगे कि नीतीश कुमार के ऊपर जो 2 बड़े आरोप लगाए जा रहे हैं यानी कि सांप्रदायिकता और भ्रष्टाचार के साथ समझौता करना और अपने ही कहे से पलटना वो एकदम निराधार है और इसी कारण से बिहार की जनता अभी भी उनको मुख्यमंत्री बनाए रखना चाहती है। लेकिन ऐसा ही सही नहीं है और इन्हीं कारणों से नीतीश को दोबारा से मुख्यमंत्री बना दिया जाए ये भी सही नहीं है। कुछ ऐसे भी कारण हैं तो ये भी साबित करते हैं कि नीतीश कुमार अब जो पहले के थे वो शख्स नहीं है और आने वाले चुनावों में अगर उनकी जीत हुई तो बिहार की स्थिति और भी खराब हो सकती है। लेकिन उन माइनस पॉइंट्स के बारे में हम बात करेंगे किसी अन्य वीडियो में। तब तक के लिए दीजिए हमें इजाजत और ऐसे ही अन्य खबरों के लिए लॉग इन करें हमारी वेबसाइट www.newsplot.co.in पर।